हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, सरकारिया आयोग। इसका सही आंसर बी होगा, अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय कमेटी का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बनाया गया, जो कि 1 अप्रैल 1958 में लागू हुआ। अशोक मेहता कमेटी जनता सरकार 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया। GV राव कमेटी, ये कमेटी का गठन 25 मार्च 1985 को योजना आयोग द्वारा किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में किया गया, जो केंद्र और राज्य दोनों पर संतुलन बनाए रखने के लिए। इसलिए इसका सही आंसर अशोक मेहता कमेटी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। इसका सही आंसर डी होगा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघ सूची जो है, इसका सही आंसर राज्य सूची होगा बी। राज्य सूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची तीनों ही शामिल हैं। तीनों सूची इसी में ही शामिल हैं, राज्य सूची में ही। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों का 50% आरक्षण को वैध किया? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर जो है डी है। चारों ही ऐसे राज्य हैं, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण वैध है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त क्षेत्र में। तो ये जो है धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं होगा, दोनों सभाएं पेश नहीं होगा, इसका संयुक्त रूप से नहीं होगा। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। इसका सही आंसर बी होगा, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है वो 65 वर्ष है। इसका सही आंसर सी होगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव। भारत का जो महान्यायवादी हैं वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी केंद्र सरकार में नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है वह उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना में मुख्य जो समस्या है, अल्प रोजगार, ये समस्या है नहीं। रोजगार छोटा हो बड़ा हो, लगभग लोग रोजगार में, मुद्रास्फीति है नहीं। बचत का जो निम्न स्तर है, अगर कम ही बचत है, वह भी राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या नहीं है। समस्या सबसे बड़ी इसकी है असंगठित क्षेत्र
क्षेत्र जो है वह संगठित नहीं है, जिस कारण राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। इसका सही आंसर डी होगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक। कृषि पुनर्वित्त के लिए बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक शिखर स्तर पर बैंक का काम करती है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? निर्माण के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। अभी फिलहाल कोरोना काल लेकर के भी और इससे पहले भी भारत में जो है प्रत्यक्ष रूप से विदेशी का जो निवेश है सबसे ज़्यादा सेवा के क्षेत्र में है। इसका सही आंसर डी होगा। अभी 87 कुछ बिलियन डॉलर के लगभग है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार। सबसे पहले सीमांत कृषि क्या है उसके बारे में समझिए। सीमांत कृषि सरकार की नज़र से देखे तो वह किसान जिसके पास खेती लायक 1 हेक्टेयर या उससे करीब कम जमीन हो, करीब 2.5 एकड़ होती है, उसे सीमांत कृषि कहा जाता है। तो स्पष्ट हो गया, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा नहीं, 2 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर होगा नहीं, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर होगा नहीं, डी होगा। जिसका कम से कम भूमि 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम होती है उसी को सीमांत किसान वह सरकार की नज़र में होता है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसमें आयात शुल्क में कभी यह होगा नहीं क्योंकि वैश्वीकरण में है। आयात लाइसेंस का उन्मूलन, बिल्कुल यह भी वैश्वीकरण में है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, यह भी वैश्वीकरण में है। इसका सही आंसर डी होगा। जब 3 नहीं हुआ तो सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का जो विनिवेश है वो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? अर्थ शोधन का अर्थ क्या होता है? अर्थ शोधन के बारे में समझिए। अर्थ शोधन का मतलब होता है काले धन को सफ़ेद करने से रोकना। इस धन संशोधन में धन जब्त कर लेने का प्रावधान है जो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसका आंसर डी है। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? TRIMS जो है वह घरेलू नियमों पर लागू होते हैं जो एक देश विदेशी निवेशकों पर लागू होता है। तो व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। आय तो है नहीं, प्रोत्साहन तो है नहीं, अभिनव है नहीं, इसलिए सही इसका होगा कि व्यापार संबंधित जो निवेश होता है वही उसी को TRIMS कहा जाता है क्योंकि यह निवेशकों पर, देश और विदेशी निवेशकों पर ही लागू होता है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब, बंगाल। उस समय यह मालाबार यानी केरल के मालाबार क्षेत्र में इलाके में उस समय जो जमींदारी थी वह ब्राह्मणों की थी और वहाँ पर अधिकतर किसान मोपला मुसलमान थे। और 21 अगस्त 1921 में यह विद्रोह हुआ था। तो क्लियर हो गया। 17 का आंसर बी होगा, केरल। याद रखिए केरल में मालाबार इलाके में हुआ था जो 21 अगस्त 1921 में शुरू हुआ था मोपला विद्रोह। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंग भंग विरोधी जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला और यह आंदोलन 1911 तक चला। कब? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह और सहयोग आंदोलन। यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था जो 1905 से शुरू होकर के 1911 तक
चला था 1905 में जो बंग भंग था, इससे इसको बहुत सहयोग मिला। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में, 1930, 1931, 1932 में। तो नवंबर 1929 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष, ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इनका उद्देश्य बिहार के किसानों को संगठित करना था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार जो है एक अलग राज्य बना। पहले बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी एक स्टेट थे। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर ये होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सहजीवी प्रोकैरियोटिक जीव। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में सेल वाल होता है। तो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला सहजीवी, सहजीवी का मतलब होता है जो दोनों में आपसी परस्पर संबंध हो, जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे भैंस और कौवे में है, वह दोनों क्या है? सहजीवी हैं। भैंस जो के शरीर में जो जू है वह कौवा बैठ के खा जाता है, उससे भैंस के शरीर का जो जू है वो चला जाता है और कौवे का पेट भर जाता है। तो स्पाइरोगाइरा, एनाबीना, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, इसका सही आंसर बी होगा एनाबीना। एनाबीना जो है वो नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोजन स्थिर करता है। वह एक सहजीवी और प्रोकैरियोटिक जीव है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, कवक, हरा शैवाल। बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, लाइकेन के कारण नहीं होता है, कवक के कारण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हरा शैवाल जो पत्तियों पर होता है, और इसी से लाल रस्ट उस पर उत्पन्न होता है और यह बीमारी होती है। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है केवल डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था 1953 में, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केवल आरएनए से राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा आरएनए, दोनों डीएनए तथा आरएनए। इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ जो है वह डीएनए अथवा आरएनए होता है। दोनों एक साथ नहीं होगा, डीएनए आरएनए। डीएनए अथवा आरएनए विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। यदि पृथ्वी पर सभी कवक और जीवाणु न रहें तो क्या होगा? जो मरे हुए विघटनीय पदार्थ की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर आना मुश्किल हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है कॉलरा और एंथ्रेक्स और क्षय, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, इन बीमारियों की खोज की थी। वैक्समान ने मोमबत्ती की खोज की। अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एल्बर्ट सेबिन ये जो थे ये बल्ब का खोज किए थे। इसका सही आंसर सी होगा। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि ईस्ट कोमल जो आटे को कोमल बनाती है, ऐसा नहीं है। उसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रोटी को स्पंजी बना देती है। गेहूं का आटा जो सानते हैं उसमें ईस्ट जो डालते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो रोटी को स्पंजी बना देता है। इसका सही आंसर बी होगा। खाने योग्य कवक क्या है? एगेरिकस ही है, क्योंकि यह मशरूम का एक जीन्स है। बाद बाकी जो है पेनिसिलिन, राइजोपस, ये सब जो है एक इंजेक्शन है जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों में काम आता है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहक ने। बिल्कुल 28 का ए नंबर ही आंसर होगा, क्योंकि एंटोनी ल्यूवेनहक ने
जीवाणु की खोज 1676 ईस्वी में किया था। यह एक डच के वैज्ञानिक थे। जीवाणु पादप माने जाते हैं क्योंकि वे गति नहीं करते, उनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, उनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है कि जीवाणु में, अभी हमने जस्ट बताया, उसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, उसमें सेल वाल होता है जो हार्ड सेल वाल होता है, इसलिए इसे जीवाणु को पादप माने जाते हैं। निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है? इन्फ्लुएंजा, ट्रोकोमा, क्षय और चेचक। तो क्षय रोग जो है वह जीवाणुओं के द्वारा होता है, बाद बाकी जो रोग है वह वायरस, बाद बाकी जो बीमारियां सब देख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा, ये सब भी जो है सो विषाणु के कारण होता है, लेकिन क्षय रोग जो है वह जीवाणु के कारण ही होता है। तो वीडियो को शेयर और लाइक निश्चित करें।